चलो, आज का टॉपिक है यूथेनेशिया। यूथेनेशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूजीज़ एज वेल एज पीजीज़। तो मैं इसको वैसे उसी सीक्वेंस में कवर करने की कोशिश करूँगा। पहले हम एक इसके बहुत बेसिक देखेंगे जो यूजीज़ के काम के हैं, फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे और हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे ये प्योरली पीजीज़ के काम का हो जाएगा। तो बीच में मैं बता दूंगा कि कहाँ तक यूजीज़ के काम का है और कहाँ तक पीजीज़ के काम का है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सो यूथेनेशिया का इजी डेथ, ये सिंपल मीनिंग होता है यूथेनेशिया का, इजी डेथ। ये जो वर्ड है यूथेनेशिया, ये एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है जो यूथेनेटोस से आया है ना। यूथेनेटोस, यूथेनेटोस कौन है भैया? ऑब्वियसली ग्रीक गॉड हैं डेथ के, उन्हीं के नाम से ये यूथेनेटोस है और इसका मीनिंग हो जाता है वेल डेथ। ठीक है, यू मतलब अच्छा, थेनेटोस मतलब डेथ। ओके, तो अब समझ गए होंगे कि थेनोस का नाम कहाँ से आया है ना। वो थेनोस वहीं से आया हुआ है। ठीक है, चलो। सो ये तो हुआ सिंपल मीनिंग, लेकिन अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को देखें तो यूथेनेशिया का क्या मीनिंग होता है? उसका मीनिंग होता है पेनलेस किलिंग ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एन इनक्यूरेबल एंड पेनफुल डिसीज और इन एन इरिवर्सिबल कोमा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि यूथेनेशिया में मतलब बेसिकली किसको मारने की बात हो रही है ना। पेनलेस किलिंग ऑफ ए पेशेंट हु इज़ सफरिंग फ्रॉम सम इनक्यूरेबल और पेनफुल डिसीज़। ठीक है, इरिवर्सिबल कोमा मतलब क्या होता है? जहाँ से पेशेंट वापस नहीं आ सकता। ठीक है, इस टाइप की कोई चीज़ कहने की कोशिश की गई है। तो ये तो चलो एक जनरल इंग्लिश का मीनिंग है। अभी आगे बढ़ के और कुछ देखेंगे चीज़ें। थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ इस वर्ड की, और कि जो एंशंट ग्रीस और रोमन लोग जो हैं वहाँ पे टर्मिनल इलनेस की कंडीशन में अ, इसको मतलब अलाउ था सिटीजन्स के लिए कि वो चाहें तो डेथ को चूज़ कर सकते हैं ऐसे में। ठीक है, और उसके लिए बाकायदा जो सिटी मजिस्ट्रेट है उसके पास ये ड्रिंक द हेमलॉक मतलब एक वो होता था, पॉइजनस प्लांट होता है एक हेमलॉक, उसका जो है ड्रिंक अवेलेबल होता था उन लोगों के लिए जिनको अ, अच्छी मृत्यु चाहिए। ठीक है, सो वहीं से आया वर्ड यूथेनेशिया। उसके अलावा अगर आप और देखें तो एक ये जो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड है, इन्होंने भी यहाँ पे एक कमेटी बनाई थी मेडिकल एथिक्स की, जिसने उसने अपना एक मीनिंग दिया हुआ है यूथेनेशिया का, एक अपनी डेफिनेशन दी हुई है। मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, डेलिबरेट इंटरवेंशन अंडरटेकन विद द एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ एंडिंग ए लाइफ टू रिलीव इंटरेक्टेबल सफरिंग। तो अल्टीमेटली वही है, इंटरेक्टेबल सफरिंग को रिलीव करने के लिए। और इंटेंशन क्या है? एंड ऑफ लाइफ, और आपने डिलिबरेटली किया है। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम ऐसी फिक्स डेफिनेशन ही रटो। मैं लास्ट में बताऊंगा कौन सी डेफिनेशन में याद करनी है ना, अभी सिर्फ इसको कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए। तो अ, ये आपने समझा कि यूथेनेशिया क्या है। अब इसके देखते हैं टाइप्स। तो टाइप्स में जाते हो तो यूथेनेशिया का एक टाइप है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री ऑब्वियसली मतलब जो आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो। तो मर्ज़ी से क्या मतलब? विद द कंसेंट ऑफ पेशेंट, जब लाइफ टर्मिनेट की जा रही है तो वो वॉलेंट्री यूथेनेशिया है। इसी का दूसरा क्या होगा? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री में क्या हो जाएगा? जब कंसेंट जो है वो पेशेंट की जगह कोई और दे रहा है, गार्जियन दे रहे हैं पेशेंट के। ऑब्वियसली कब होगा ऐसा? जब पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि वो खुद कंसेंट दे सके। ठीक है, और क्या हो सकता है? एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया। एक्टिव का क्या मतलब है? कि डॉक्टर कुछ कर रहा है एक्टिवली, तो वो एक्टिव यूथेनेशिया है। फिर एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है? ऑब्वियसली टर्मिनेशन ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन हु इज टर्मिनली इल एंड फेसिंग अनबियरेबल सफरिंग बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लिथल ड्रग। तो ये जो काम ये किया किसने? डॉक्टर ने किया, इसलिए एक्टिव यूथेनेशिया हो गया। ठीक है, अगला क्या हुआ? पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया कैसा होगा? एक्ट ऑफ ओमिशन। एक्ट ऑफ ओमिशन मतलब आपने ट्रीटमेंट देना बंद कर दिया, है ना। जैसे कोई परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है कोई पेशेंट, तो वहाँ पे आपने क्या किया? विड्रॉ कर लिया लाइफ सपोर्ट को। अब ये जो डेफिनेशन है ना दोनों एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया की, ये मैंने बेसिकली एक जगह से उठाई, वो बताता हूँ कहाँ से उठाई है, अच्छी जगह है वो। ठीक है, और एक फिजिशियन असिस्टेड भी टाइप है। तो जहाँ पे फिजिशियन जो है प्रिस्क्राइब कर रहा है मेडिसिन और पेशेंट उसको या तो खुद या कोई थर्ड पार्टी उसको एडमिनिस्टर कर रही है, तो इसको बोलते हैं फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। ये आपके लिए रहेगा इंपॉर्टेंट कि एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया में डिफरेंस पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। एक शॉर्ट नोट आया था या तो यूथेनेशिया के ऊपर, या फिर वो पूछ लेते हैं कि एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव में क्या डिफरेंस है। तो 5-6 डिफरेंस लिख सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज़्यादा इच्छा हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, बाकी बातें वही हैं। एक्ट ऑफ कमीशन है, ये एक्ट ऑफ ओमिशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो टर्मिनेशन है वो किस लाइफ का वो जो है वो कैसे किया जा रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लीथल ड्रग से किया जा रहा है। यहाँ पे विथ होल्ड कर रहे हो आप लाइफ सपोर्ट को। इधर क्या हो रहा है? एक डायरेक्ट एक्ट है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? नो नो ट्रीटमेंट वाला डिसीजन कर रहे हो। आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो जिससे लाइफ प्रोलॉन्ग हो, है ना। यहाँ पे फिजिशियन खुद ही कुछ दे रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि
रेसक्सिटेट ना करना अगर एक बार कार्डियक अरेस्ट हो गया तो, या फिर जो आर्टिफिशियल फीडिंग वेंटिलेशन वगैरह एंटीबायोटिक्स हैं उनको विथहोल्ड कर लेना, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो चीज़ें अभी इलीगली है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, और यहाँ पे पैसिव यूथेनेशिया इंडिया में लीगल हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में भी लिख लोगे, डिफरेंस आ गया तो। एक ये थोड़ी नई सी चीज़ है, वैसे ही बता रहा हूँ। स्विट्ज़रलैंड में एक ये मशीन मेरी देखने में आई थी वायन के ऊपर कि ये सुसाइड पोड है जिसका नाम इन्होंने रखा है सार्कोपोड। इसमें पर्सन लेट जाता है और कुछ खुद ही वो कंट्रोल करता है उस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, या फिर CO2 और नाइट्रोजन वगैरह जो भी गैस है उनकी मदद से ऐसी चीज़ों में किया जाता है। सो ठीक है, ये हमारा बहुत ज़्यादा इसमें एकेडमिक इंटरेस्ट नहीं है, बस एक जानने वाली चीज़ है ना, कि स्विट्ज़रलैंड में असिस्टेंट सुसाइड तो 1942 से अलाउड है, तो जो लोग मरना चाहते हैं वहाँ जाके करते हैं ऐसा काम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। तो इंडिया में ये बात बिल्कुल अभी तक जितनी मेरी जानकारी है, आज तक कोई भी लेजिस्लेशन है नहीं इंडिया में जो यूथेनेशिया को रेगुलेट करता हो, ठीक है। यूथेनेशिया रेगुलेशन बिल आया था 2019 में। ऐसे तो बहुत मतलब बहुत बार ट्राई हुआ है और बहुत अलग अलग बिल आए हैं। वो जब पीजीज़ के लेवल पे पहुँचूँगा तब बताऊँगा। यूजीज़ के लिए इतना बहुत है कि अभी रिसेंटली यूथेनेशिया रेगुलेशन बिल आया था। और किस लिए आया था? टू रेगुलेट टर्मिनेशन ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन हु आर इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट और टर्मिनली इल एंड फेसिंग अनबियरेबल सफरिंग। इस पर्पज़ से ये बिल लाया गया था, लेकिन ये पास नहीं हुआ ऑब्वियसली, नहीं तो अभी तो 24 चल रहा है, ठीक है। सो फिर कैसे हमारे यहाँ पे यूथेनेशिया कंट्रोल कैसे होता है? तो वो ऐसे होता है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनके जजमेंट के बेसिस पे ये भी काम चल रहा है हमारा। उसमें दो इंपॉर्टेंट जजमेंट अगर आप लोग याद रख सको, तो एक रतिराम केस 1994 का और एक अरुणा शानबाग केस 2018 का। इनसे निकली हुई गाइडलाइंस हैं मेनली जो इसको रेगुलेट करती हैं, है ना। सो और जितने लेजिस्लेशन है उन सब का जो अल्टीमेट क्रक्स है वो सिर्फ ये है कि राइट टू डिग्निटी ऑफ लाइफ डज इंक्लूड इन स्पेशल केसेस द राइट टू डाई। फिर से देखो, आर्टिकल 21 है ना, उसको पढ़ो। आर्टिकल 21 क्या कहता है? तो आर्टिकल 21 जब राइट टू लाइफ और लिबर्टी की बात करता है, तो वहाँ पे वो जो राइट टू लाइफ है वो अ, कैसी लाइफ है? वो डिग्निटी वाली लाइफ की बात कर रहा है ना। तो राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी मस्ट इंक्लूड राइट टू डाई ऑल्सो इन सर्टन केसेस, इन स्पेशल सिचुएशंस, है ना। ऐसा नहीं हो सकता इन डिग्निटी के साथ लाइफ चली जा रही है और आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो जस्ट बिकॉज की राइट टू लाइफ है। सो अब यूजीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पेज, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ठीक है। इसमें सारा कुछ है जो जो आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम में लिखना है। तो एग्जाम में जब आएगा शॉर्ट नोट आएगा यूथेनेशिया के ऊपर, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने लिखना है यूथेनेशिया मीनिंग ईजी और वेल डेथ। उसका डेफिनेशन कौन सी लेनी है? ये लेनी है डेफिनेशन, लीगल टर्मिनेशन ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन हु आर इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट और टर्मिनली इल एंड फेसिंग अनबियरेबल सफरिंग, बस, ठीक है। ये तुम्हारी डेफिनेशन हो गई यूथेनेशिया की। फिर टाइप्स लिख दो, पांचों टाइप लिख दो, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, एक्टिव, पैसिव, ठीक है। और फिर ये फिजिशियन असिस्टेड और एक्टिव पैसिव में डिफरेंस लिखना चाहते हो तो डिफरेंस की एक टेबल बना दो बढ़िया सी, डिफरेंसेस लिख दो। और फिर ये लिख दो लेजिस्लेशन जो है मेडिको लीगल अभी क्या एस्पेक्ट है उसका इस तुम्हारे शॉर्ट नोट का। तो उसमें लेजिस्लेशन लिखना है तुम्हें कि इंडिया में आज तक अभी कोई लेजिस्लेशन है नहीं। यूथेनेशिया रेगुलेशन बिल आया था 2019 में इसको रेगुलेट करने के लिए, वो अभी पास नहीं हुआ है। जो लॉ ऑफ लैंड है जो चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस पे चलता है। रथिराम केस और अरुणा शानबाग केस अगर लिख दोगे तो बढ़िया है। और यूथेनेशिया लीगल है इंडिया में इन्हीं के थ्रू, है ना। एंड राइट टू डिग्निटी ऑफ लाइफ डज इंक्लूड इन स्पेशल केसेस द राइट टू डाई। ये तुम्हारा बिल्कुल 5 में से 5 नंबर तक पहुंचने का बिल्कुल ठोक के इंतजाम हो गया यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। इतना लिख दिया तो आराम से 5 में से 4 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। कोई भी कॉपी चेक करे। चलो, तो अभी थोड़ा सा अब थोड़ा सा पीजी लेवल तक जा रहा हूँ, या फिर वो बच्चे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज चाहते हैं, जो थोड़ा और इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। सो रतिराम केस क्या था? रतिराम केस में जो अक्यूज्ड थे उनको कन्विक्ट किया था ट्रायल कोर्ट ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए, ठीक है। और वो कन्विक्शन हाई कोर्ट ने कंटिन्यू कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे इसको चैलेंज करने के लिए। उन्होंने कहा था कि जो 309 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। और उनका ऐसा कहना था कि जो राइट टू डाई है वो इंक्लूड होना चाहिए आर्टिकल 21 में, ओके। सो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे इसको कर भी दिया था कि हाँ ये ठीक ठीक चल रहा है ये। पर 2 साल बाद 1996 में इसको रिवर्स कर दिया था 94 की रूलिंग को। और उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस ऑफ यूथेनेशिया। भारत में यूथेनेशिया की हम बात करें तो अरुणा शानबाग केस की बात किए बिना वो पूरी नहीं हो सकती।
दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस जिसने कह सकते हैं कि रास्ता बनाया है इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया की तरफ। सो हुआ क्या था इस केस में कि अरुणा शनबाग वॉज ए यंग नर्स एट KEM मुंबई, और वहाँ पे एक वार्ड बॉय और स्वीपर था सोनलाल वाल्मीकि, उसके साथ उनका कुछ डिस्प्यूट हुआ। सो इसने क्या किया कि बेसमेंट में जब अरुणा वॉज अलोन, सो ही अटैक्ड हर, he raped her, and during that he tied that dog chain around her neck, and due to that she got a brain damage. Okay. So due to this strangulation and brain damage, she went into a permanent vegetative state. अब होता ये है कि लेटर ऑन इन 2011 जब अरुणा 60 ईयर की हो चुकी थी, मतलब अबाउट 36 ईयर्स इन द सेम कंडीशन, वो 36 ईयर तक उसी कंडीशन में KEM मुंबई में एडमिट थी। और वहाँ पे उस टाइम पे एक जर्नलिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट पिंकी बिरानी जो हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की, है ना। तो इसकी पूरी डिटेल्स मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसको जिसको इंटरेस्ट हो थोड़ा पॉज कर करके इसको देख सकता है। बट इन टोटल उसने ऐसा जो लिखा था कि भाई लाइक शी इज़ प्रोन टू बैड सोर्स एंड शी इज़ फीदर वेटेड, है ना, और उनकी बोन्स काफ़ी वीक हो चुकी हैं, स्टॉप मेंस्ट्रुएटिंग एंड रिस्ट ट्विस्ट हो गई अंदर, और उसके टीथ भी डीके हो गए हैं, है ना, क्योंकि ऐसी हालत हो गई थी उनकी। ओके, मैस्ड फूड मुंह में रख देते हैं तो वो अपने आप सॉलो हो जाता है ना। ऐसी एक पूरी रिट पिटिशन इन्होंने दायर की थी पिंकी बिरानी ने, उनकी पूरी स्टोरी भी छापी है इन्होंने अरुणा की। सो खैर अल्टीमेट इसका ये था कि जो पिटिशनर है उसकी प्रेयर ये थी कि KEM के डॉक्टर्स और स्टाफ को ये डायरेक्शन दी जाए कि वो अरुणा को खाना खिलाना बंद करें एंड लेट हर डाई पीसफुली। ये उनका पिटिशन था। सो सुप्रीम कोर्ट में बात हुई तो KEM मुंबई से पूछा गया तो उन्होंने रिफ्यूट कर दिया पिंकी बिरानी के क्लेम को। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शी appears happy and smile when she receive her favorite food. She enjoys devotional music and Aruna accept the food in normal course वगैरह सब इन्होंने जब दिया इसके अंदर। एंड शी मेक साउंड्स व्हेन शी इज़ इन नीड ऑफ द हॉस्पिटल स्टाफ एंड मोर ओवर लाइक, जैसे इन्होंने डॉक्टर ओक ने और भी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि शी मीन्स a lot to KEM हॉस्पिटल. She is on liquid diet and loves listening to music. We have never subjected her to IV food, intravenous food, or fed her via tube. All these years, she hasn't had even one bed sore. So when those looking after her do not have a problem, I don't understand why a third party who has nothing to do with her need to worry. आगे भी उन्होंने और उसमें कहा है कि ऑब्वियसली वो उनकी स्टाफ नर्स थी, और तो उनके लिए एक इमोशनल अटैचमेंट था पूरे स्टाफ के लिए, है ना। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग कि KEM मुंबई जो था वो इसके अगेंस्ट था कि भाई उसको पैसिव यूथेनेशिया दिया जाए। वो इस चीज़ को लेके बड़े होते हैं कि हमने 37 ईयर्स से हम उसकी सेवा कर रहे हैं, वो हमारी स्टाफ नर्स है और उसका बहुत एक रिलेशन बन गया पूरे स्टाफ के साथ में। तो शी इज़ जस्ट नॉट अ पेशेंट फॉर अस, शी इज़ अ पार्ट ऑफ अस। ओके, और ऑब्वियसली मतलब ये वैसे देखा जाए तो एक बहुत ही एक्सीलेंट एग्जांपल है नर्सिंग केयर का कि 37 ईयर्स तक एक पेशेंट बेड पे है और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है और उसको एक भी बेड सोर डेवलप नहीं हुआ। तो उनके लिए एक अलग टाइप का ये थोड़ा एक इमोशनल इशू था। और पिंकी बिरानी ने हालांकि ये क्लेम किया कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ, बट ऑब्वियसली वो तो सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ रहा था कि ये कोई फ्रेंड वाली बात कैसे फ्रेंड होगी भाई तुम उनकी। सो ठीक है, कोई बात नहीं, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 डॉक्टरों की कमेटी बनाई और कमेटी का जो था ऑब्जर्वेशन वो ये था कि शी इज़ ए नॉन शी हैज़ डेवलप्ड ए नॉन प्रोग्रेसिव बट इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज एंड शी इज़ इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। ओके, सो और इसमें एक उन्होंने आगे वो भी लिखा है कि वाइल शी हैज़ एविडेंस ऑफ इंटैक्ट ऑडिटरी विजुअल सोमेटिक एंड अदर पाथवेज, बट डेफिनेटली यहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट का कोई चांस है नहीं। ठीक है, उनके ऑब्जर्वेशन में ये तो था ही। सो ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट को के सामने ये जो था डायलेमा वो ये था कि एक पर्सन जो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, क्या उसका विथहोल्ड कर देना, लाइफ सस्टेनिंग जो ट्रीटमेंट है उसको विथहोल्ड कर देना क्या परमिसेबल है या क्या वो अनलॉफुल नहीं होगा। फिर समझना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा अपने आप से कि अगर कोई पर्सन PVS में है तो शुड विथहोल्डिंग और विदड्रॉइंग ऑफ लाइफ सस्टेनिंग थेरेपी इज़ नॉट अनलॉफुल। ओके, और फिर दूसरा ये था क्वेश्चन कि भाई उसकी फैमिली ने तो उसको छोड़ दिया है
है ना। फैमिली तो इस बीच में शुरू शुरू में आते थे फैमिली वाले, अब कोई आता नहीं उसको देखने। 37 ईयर से KEM का स्टाफ देख रहा है उसको, तो उसके बिहाफ पे डिसीजन लेगा कौन? हम्म? ये दूसरा क्वेश्चन था। सो इसको आगे बढ़ते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही क्वेश्चंस का जवाब जो है वो 2 पॉइंट्स में दिया है कि हम 2 चीज़ें देखते हैं पेशेंट को, जब पेशेंट के बारे में जब डिसीजन ले रहे होते हैं, एक ऑटोनॉमी और एक बेनिफिशंस। ऑटोनॉमी क्या होता है? राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। द इन्फॉर्म्ड पेशेंट हैज़ द राइट टू चूज़ द मैनर ऑफ हिज ट्रीटमेंट। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हो ये रहा है कि पेशेंट को ही या किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन का अधिकार, अपने जीवन के डिसीजन लेने का अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए। कोई और उसके जीवन में हस्तक्षेप करे ये तो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं भी नहीं होगा एक्सेप्टेबल। तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है, जो ऑटोनॉमी है, वो पेशेंट का राइट है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट तो इस कंडीशन में नहीं है कि अपना डिसीजन ले सके। दूसरा ये है कि बेनिफिशंस क्या कहता है? एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट, है ना। हम जब भी जो कुछ करें तो वो पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे कहा कि इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद यूथेनेशिया, है ना। तो यूथेनेशिया अगर डॉक्टर्स डेलिबरेटली ऐसा कुछ करते हैं एंड करने के लिए लाइफ को, भले वो लीथल इंजेक्शन लगाएं या फिर विड्रॉ कर लें ट्रीटमेंट, तो क्या वो बेनिफिशंस की श्रेणी में नहीं आएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे क्लियर कर दिया। और वहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉड गाइडलाइंस इशू की टू लीगलाइज पैसिव यूथेनेशिया इन इंडिया। तो इट वाज ऑन 7 मार्च 2011 व्हेन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लीगलाइज द पैसिव यूथेनेशिया इन इंडिया। हालांकि उन्होंने पिंकी इरानी की जो थी प्ली उसको तो रिजेक्ट कर दिया, और 3-4 साल बाद अरुणा शानबाग की डेथ हो गई वैसी KEM हॉस्पिटल में। अब यहाँ तक मैंने अभी आपको ये कवर कर दिया बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यूथेनेशिया का। एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट आता है तो कैसे लिखना है। तो यूजीज़ का काम तो हो गया, पीजीज़ का काम पूरी तरह से यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं। क्वेश्चन ये रह जाता है कि ये गाइडलाइंस हैं क्या, पैसिव यूथेनेशिया की जो गाइडलाइंस है वो है क्या, उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे फॉलो होती है गाइडलाइंस। एडवांस डायरेक्टिव क्या होता है, एडवांस डायरेक्टिव नहीं हो तो कैसे काम करेंगे। DNR क्या होता है, एक DNAR भी होता है, वो क्या होता है। सो देर आर सर्टन क्वेश्चंस जो अभी अनआंसर्ड हैं। अभी आज का मेरा पर्पस ये था कि हमारे जो यूजीज़ हैं उनको एक शॉर्ट नोट लिखने लायक मटेरियल मिल जाए यूथेनेशिया के ऊपर, तो उतना मैंने अभी कवर किया है। अभी नेक्स्ट टाइम इसको और डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।